जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। आजादी के पर्व के दूसरे दिन और रक्षाबंधन से एक दिन पहले बीच का ये दिन आप सबको मुबारक हो। दोनों ही दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आज का दिन एक महत्वपूर्ण संदेश आपको देना चाहता हूं, क्योंकि पिछले दिनों में नगर निगम के अधिकारियों से, हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों से और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात हुई, कोचिंग संचालकों से भी मुलाकात हुई। कभी-कभी हमें जो होने वाला है वह दिखाई नहीं देता है, तो उसे देखने की कोशिश करनी होती है। लिहाजा हमने देखने की कोशिश की है। नगर निगम ने पिछली बार जब ऑल कोचिंग इंस्टीट्यूट महासंघ के पदाधिकारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसी शर्मा जी, राष्ट्रीय महासचिव सिराज खान जी और वरिष्ठ हमारे जो प्रदेश महासचिव है अजय अग्रवाल जी और जितने भी लोग पदाधिकारी, हम लोग मुख्यमंत्री आवास पर गए, तो उस समय हमने मुख्यमंत्री आवास से 15 दिन की मोहलत मांगी थी। कहा था कि इस सीज की कार्रवाई को जो चल रही है उसे तुरंत रोका जाए और कुछ समय दिया जाए हमें नियमों की पालना करने के लिए। लिहाजा उसके बाद सीज की कार्रवाई तुरंत रोक दी गई और हमें समय दिया गया और उस समय के अंतर्गत हमें तैयारी करनी थी। तो बहुत से कोचिंग संचालकों ने एनओसी के क्षेत्र में तैयारी कर ली है। बहुत से कोचिंग संचालकों ने जहां फायर फाइटिंग नहीं था वहां लगा दिया है। बहुत से कोचिंग संचालकों ने जिन्होंने रिन्यू नहीं किया था उन्होंने टीम बुलाकर, विशेषज्ञ बुलाकर जो पुराने इक्विपमेंट है उनको दुरुस्त कर रिन्यूअल के लिए भी एप्लीकेशन डाल दिया है। इस बीच हमने बात की कि भाई अब आगे क्या होगा, तो स्पष्ट रूप से जो संकेत मिले हैं वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद में और हर राज्यों में दुरुस्त कोचिंग संचालकों के हित या अहित कहे, कोचिंगों को दुरुस्त करने के लिए, लाइब्रेरियों को दुरुस्त करने के लिए, पीजी हॉस्टल्स को दुरुस्त करने के लिए अब जो कार्रवाई मांगी गई है, जो नोटिस दिया गया है, जिसपे जवाब मांगा गया है, उन जवाबों पर स्क्रूटनिंग होगी, उन जवाबों पर छटनी होगी और उन जवाबों पर संतुष्टि के लिए टीम भेजी जाएगी कोचिंग संस्थानों में, लाइब्रेरी में, हॉस्टल में। और अगर संतुष्ट होते हैं तो फिर उसको एनओसी उनको दिया जाएगा, नहीं तो सख्त कार्रवाई होगी। ये निर्देश हैं उच्च अधिकारियों के। आप सब जानते हैं, आप उच्च अधिकारियों से मिले हुए हैं। बहुत से कोचिंग संचालक हैं जिनके सीधे संबंध है, बहुत से कोचिंग संस्थान ऐसे हैं जो उच्च अधिकारियों के हैं। अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग सब जानते हैं। आप लोग सरकार में बात कर सकते हैं अब इस सिचुएशन से कैसे उभरे। पहले तो जिन कोचिंगों को सीज किया गया है उनको खोला गया या नहीं गया ये अभी तक पता नहीं है। कुछ को मैंने मालूम किया था कि अभी तक खोला नहीं गया है, तो उनको खुलवाने के लिए भी आज का एक दिन है, बाद में अब छुट्टियां लग जाएंगी। तो हम चाहते हैं कि सरकार के पास जाएं, प्रशासन से बात करें। तो आज हम प्रशासन से बात करेंगे, मुलाकात करेंगे। आप लोग आ सकते हैं, 3 बजे करीब हम नगर निगम में रहेंगे और नगर निगम के जो भी संबंधित अधिकारी उनसे बात करेंगे और जो सीज पड़ी हुई है उनको तुरंत खुलवाने की बात करेंगे ताकि आगे कार्रवाई की जा सके। सीज खुलेगी तभी तो एनओसी के लिए आगे प्रोसेस बढ़ाया जाएगा, वहां इक्विपमेंट लगाया जाएगा। अब आते हैं इस समस्या से परमानेंट मुक्ति की ओर। इस समस्या से मुक्ति एक ही उपाय है कि हमें स्थायी जगह दी जाए और उस जगह पर हिंदुस्तान में कहीं भी कुछ भी हो जाए तो हमें छेड़ा नहीं जाए। जहां खुद ब खुद वो एरिया उसी कोचिंग के लिए सुरक्षित हो, तो ये जगह कोचिंग हब है। अब कोचिंग हब क्यों फेल हुआ ये हम आपको क्रमवार, मैंने अधिकारियों से भी बात की, उनको भी बताया कि कोचिंग हब कहां फेल हुआ। आप लोगों को पता होगा कोचिंग हब आने से पहले हमने नीट जी कोचिंग, जो डॉक्टर पंकज सिंह निम्स के डायरेक्टर हैं, उनके कोचिंग संस्थान में एक प्रेजेंटेशन किया था कोचिंग हब की परिकल्पना से पहले। और उस प्रेजेंटेशन में जो तथ्य उठाए थे वो हूबहू वैसे के वैसे ही सरकार से मनवाया गया। सरकार ने व्यक्तिगत रूप से पहले मुझसे संपर्क किया, क्योंकि उस समय संयोजक मैं ही था और मैं ही उसको लीड कर रहा था। तो मुझसे पूछा गया कि आप क्या चाहते हो, तो जो प्रेजेंटेशन में हमने तय किया था वही हमने उनको बताया। क्योंकि उस समय हमने कांग्रेस के बड़े नेताओं से, दिल्ली के बड़े नेताओं से अप्रोच कर उस प्रोजेक्ट को पास करवाया था, तो वो को वही शर्तें हमारी मान ली गई। एक शर्त रियायती दर की,
उन्होंने कहा, आप सब लोग गवाह थे, जितने भी कोचिंग संचालक हैं, लगभग लगभग सभी बड़े और छोटे कोचिंग संचालक हाउसिंग बोर्ड के उस मीटिंग में थे। और उस समय जो तत्कालीन कमिश्नर साहब हैं पवन अरोड़ा जी, जिनके प्रयासों से भी ये कोचिंग हब आया है, उन्होंने कहा था कि सारी शर्तें मान ली, रियायती दर की बात हम बाद में निश्चित करेंगे। उसके बाद कोचिंग महासंघ के पदाधिकारियों को कभी बुलाया ही नहीं गया। और अब जब हम मालूम कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि दर पर संतुष्टि कुछ लोगों ने जाहिर की थी। जी हां, रियायती दर से पहले वर्तमान में जो बढ़ी हुई दर है उस पर कुछ लोगों ने संतुष्टि जाहिर की थी। वो क्यों की थी, क्या कारण है, ये पता नहीं है, लेकिन वो बढ़ी हुई दर पर कुछ लोगों ने संतुष्टि जाहिर की थी। अब क्या कारण है ये भी पता नहीं है कि कोचिंग संस्थाओं को क्यों नहीं बुलाया गया दर निश्चित करते वक्त। तो वो मीटिंग आई नहीं, दर निश्चित हुई नहीं, हमारे अनुसार दर इतनी बढ़ा दी कि कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। अब कोचिंग हब फेल क्यों हुआ, दो कारण है। पहला कारण दर नहीं है, पहला कारण है कोचिंग हब में कोचिंग संस्थानों का एक साथ शिफ्ट नहीं होना। गोपालपुरा में जहां जहां कोचिंग है, अगर बड़ी कोचिंग है, अगर एक साथ शिफ्ट नहीं होती है तो जो शिफ्ट होती है उनका बिजनेस खत्म होने का डर होता है। अब मान लो किसी कोचिंग संस्थान ने वहां पर एक पूरा टावर ले लिया, अब वो कोचिंग संस्थान अकेली वहां चली जाती है तो बाकी जो क्राउड है, बाकी जो माहौल है, वो तो गोपालपुरा में ही रहेगा ना, वो तो जहां कोचिंग चल रही है वहीं रहेंगे, तो फिर खत्म हो जाएगा मामला। तो ये पहली समस्या, इसका भी निदान निकाल लिया गया है। निदान हमने नहीं निकाला है, निदान सरकार के कार्रवाई से ही निकलने वाला है। क्योंकि गोपालपुरा में और शहर में जहां भी कोचिंगें हैं वहां 2% से अधिक भवन पूरे बायलाज को पूरा नहीं करती। सेटबैक की बात करें, एंट्रेंस एग्जिट की बात करें, या विधिवत तरीके से बनावट की बात करें, तो बायलाज को पूरा नहीं करती है। तो बहुत सारी कोचिंग संस्थानें ऐसी है जो बायलाज को पूरा नहीं करती है। अब उन पर शिकंजा आएगा, हर बार ये शिकंजा आता है। पिछली बार जब ये शिकंजा आया तो अफसोस इस बात का कि राजनीतिक दल के लोगों ने अपने वोट की स्वार्थता के चलते कोचिंगों को शिफ्ट होने ही नहीं दिया। उस समय एक साथ कोचिंगें शिफ्ट होने के लिए तैयार थी। अब यहां नुकसान किनको है, सीधे तौर पर यहां नुकसान उन कोचिंग संचालकों को है जिनके अपने भवन है। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं विशेष रूप से स्प्रिंग बोर्ड का, जिनकी खुद की भवन होते हुए भी उन्होंने बड़ा दिल दिखाया और सबसे अधिक स्पेस वहां पर बुक किया। और इस बार भी स्प्रिंग बोर्ड के संचालक मंडल में शामिल लोगों से मेरी बात हुई है, वे इस बार भी राष्ट्र निर्माण के लिए आगे आने के लिए तैयार है। बस उन्होंने शर्त नहीं रखी है, लेकिन माहौल यही है कि सब लोग एक साथ जाएं, तो उसके लिए भी रास्ता बना लिया गया है, सब लोग एक साथ जाएंगे। अब आते हैं कोचिंग हब के दर के बारे में। कोचिंग हब की दर वाकई रियायती नहीं थी। रियायती दर इसे थोड़ी कहते हैं, बिल्डिंग मटेरियल कॉस्ट को रियायती दर कहते हैं। जब तिब्बती मार्केट को आप निशुल्क भूमि दे सकते हैं, पत्रकार को निशुल्क भूमि दे सकते हैं, आप मोटर मार्केट को जो आपकी सरकारी रेट है उससे भी 4 गुना कम रेट में आप उनको पूरा का पूरा बाजार उपलब्ध करा सकते हैं, लोहा मंडी को कम रेट पर आप उपलब्ध करा सकते हैं, तो हम तो शिक्षाविद हैं। हम तो गांव के बच्चों को जो गैप रह जाता है ग्रामीण परिवेश में नहीं पढ़ पाने के, उस गैप को पूरा करते हैं 6 महीने में, 1 साल के कोर्स कराकर। तो हमें तो और अधिक मदद करनी चाहिए। पत्रकार पत्र को आकार देता है, शिक्षक देश को आकार देता है, और देश को आकार देने वाले को महत्व देना चाहिए। हम फ्री में नहीं मांग रहे, हम मांग रहे हैं कि आप लीज पे कर दो ताकि हमारा डर खत्म हो जाए। 3 वर्ष के लीज के लिए कमोबेश तैयार हो गया है प्रशासन, और तैयार नहीं होगा तो हमें लड़ना होगा, लड़ना हमें आता है। अब पिछली बार ये दबाव कैसे आया कि सब लोग एक साथ शिफ्ट हो रहे थे, उन पर भी मनन किया जा रहा है। एक कोर टीम हमने बना ली ऑल कोचिंग इंस्टीट्यूट महासंघ के लिए, कोचिंग हब को सफल करना, कोचिंग संचालकों के हित में
उनके अनुसार बहुत महत्वपूर्ण है। उस कोर टीम में कुछ वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, कुछ पत्रकार भी हैं और कोचिंग संचालकगण भी हैं और अन्य लोग भी हमने ओपन कर रखा है। अगर कोई समाज सेवक आना चाहेगा तो आएगा, क्योंकि देश को आकार देना है, देश को व्यवस्थित करना है, तभी तो देश विकसित होगा। हर जगह पर कोचिंग हब आना है, तो ये सारी चीजें होनी है। अब क्यों होनी है? कोचिंग हब में नियम का परिवर्तन किया जा सकता है। कोचिंग हब में जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, कई लोगों ने इन्वेस्टमेंट वापस निकालने के लिए लेटर लगा दिए हैं, लेकिन हमारी बात चल रही है कोचिंग हब के लिए अलग से नियम तय किए गए थे। तो कोचिंग हब के लिए जब अलग से नियम तय किए गए हैं, तो कोचिंग हब में हाउसिंग बोर्ड का नियम पूरा का पूरा लागू नहीं होता है। जब चाहे तब हम उसको सहमति के आधार पर चेंज कर सकते हैं। तो लीज भी चेंज हो रही है। जिन्होंने पैसा लगा दिया है, जिनका पैसा डूब गया, वो ध्यान से सुने, क्योंकि उस माहौल में लोगों को लगा कि अब कोचिंग यहां आएंगी नहीं तो हमारा पैसा करोड़ों रुपए जो लगेगा वो डूब जाएगा। तो ठीक है, 15% जो लगाया है वो भी कम नहीं है। किसी का 25 लाख है, किसी का 30 लाख है, किसी का 19 लाख है, वो भी डूब चुका है, खत्म कर दिया गया है प्रशासन द्वारा। तो हम उसको वापस रीजनरेट कर रहे हैं, क्योंकि जब भी यह लीज पर आएगा, 3 वर्ष की लीज पर लेने की बात कही है, और शर्त ये भी लगा रहे हैं कि जिसे लीज पे दिया जाए, लीज समाप्त होने के बाद अगर कोचिंग हब सफल हो जाता है तो फिर सबसे पहले प्राथमिकता लीज धारक को दी जाए, जो कोचिंग संचालक है। सारी चीजें तय हो गई है। आसपास के करीब 3 किलोमीटर इलाका पिछली बार की तरह ही इस बार भी हाउसिंग बोर्ड प्रशासन से हम लोग कोचिंग संस्थानों के हिसाब से डेवलप कराएंगे। हॉस्टल के लिए भी निःशुल्क या लीज पर वहां भूमि दिलवाएंगे आसपास के इलाकों में। चूंकि अंदर की एक भूमि जो हॉस्टल के लिए थी वो इन्होंने एक मॉल के लिए दे दिया है, जहां स्टूडियो अपार्टमेंट आ रहे हैं। लिहाजा पत्र लिखा जा रहा है, आज उसका मसौदा तय हो जाएगा और हम अपील भी दे रहे हैं अखबारों में। तो जो लोग सहयोग करना चाहते हैं करें। राष्ट्र निर्माण का यह कार्य है, अकेले हमारे बस की बात नहीं है। सब लोग साथ आएंगे तो ही हम सफल हो पाएंगे, वरना जब भी पूरे देश में कहीं भी कोई मामला आएगा हम परेशान होते रहेंगे। एक बार की परेशानी शफलिंग में हमें झेलनी पड़ेगी। और अब तो फ्लाईओवर बना दिया है। सोचिए, आप गोपालपुरा से सीधे जाएंगे तो बीच में कोचिंग हब के और आपके बीच में सिर्फ एक बत्ती आती है, और वो बत्ती श्योपुर की है। श्योपुर जो गौशाला है, पिंजरापुर गौशाला, वहां की। उसके बाद कोई बत्ती नहीं, सीधे आप हाउसिंग बोर्ड। तो आने जाने में भी परेशानी नहीं रहेगी और बच्चे भी आसानी से आएंगे जाएंगे। तो ये शिफ्टिंग अब धीरे धीरे शुरू हो रहा है। हमने समय भी मांगा है कि जो कोर्स पूरे हो रहे हैं उनको पूरे होना दिया जाए, तो ये होना ही होना है। लिहाजा हाई कोर्ट में भी पहले क्या मुकदमे चल रहे थे, उनको रीजनरेट किया जा रहा है और ये युद्ध की तरह लड़ा जा रहा है। आप लोग सहयोग करें। हो सकता है इस युद्ध में कुछ लोग मुझे गाली भी दें या मुझे गोली भी मार दें, लेकिन देश हित में मैं आगे बढ़ता रहूंगा। और दबाव है चारों तरफ, मैं उनका स्वागत करता हूं। वह दबाव मेरे साथ कोचिंग हब को सफल करने के लिए अगर इस्तेमाल करें तो हम सफल होंगे और देश के लिए व्यवस्थित और कभी नहीं हिलने वाला, हमेशा चलने वाला एक कोचिंग हब देकर जाएंगे। धन्यवाद सभी साथियों का। ऑल कोचिंग इंस्टीट्यूट महासंघ के सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद। सब लोग सम्मान और मान दे रहे हैं और इसके साथ साथ सब लोग आर्थिक रूप से भी सहयोग कर रहे हैं। सबका धन्यवाद। यह सहयोग आपका भारत माँ के चरणों में वंदन है और भारत माँ के चरणों में एक सौगात है, क्योंकि आप और हम मर जाएंगे, चले जाएंगे इस देश से, लेकिन ये जो कोचिंग हब बनाकर जा रहे हैं ये हमेशा ये गवाही देगा कि कुछ लोग अच्छे आए थे जिन्होंने देश को व्यवस्थित करने में अपना समय, अपना रिस्क, अपना पैसा सब कुछ दिया। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। अगर मैंने गलत कहा है क्षमा करना। इस वीडियो को अधिक से अधिक कोचिंग संचालकों तक, लाइब्रेरी संचालकों तक, हॉस्टल संचालक तक पहुंचाए। वंदे मातरम। हम सब मिलकर लड़ेंगे, सफल होंगे और भारत विश्व गुरु बनेगा।